गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। मैं हूं आपकी नीरू मैम और हम सब पढ़ रहे हैं अवतार सीरीज़। और अवतार सीरीज़ में हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लेसन नंबर पढ़ रहे हैं 1, जो कि है आपका सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ रहे हैं। और कल हम ऑलरेडी इसकी मल्टीपल चॉइस ख़त्म कर चुके हैं। मल्टीपल चॉइस टाइप्स जो क्वेश्चंस है वो कल हम इसके ख़त्म कर चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो हम इसके करने वाले हैं अति लघु, जो कि आपके 2 मार्क्स के आते हैं। प्लस आज हम इसके जो लघु हैं वो भी ख़त्म करने वाले हैं। तो आज हम इसके अति लघु और लघु दोनों ख़त्म करने वाले हैं। आई होप आप सबको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप सब वीडियोस को देख रहे हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आगे की वीडियोस के लिए क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नीचे जो ये बेल आइकन आता है इसे हिट कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। तो अति लघु प्रश्न आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबको पता है ये है आपका लेसन नंबर 1, जो कि है आपका सॉलिड स्टेट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला या बोलने वाला नहीं है। इसको सिर्फ आपको याद कर सकते हैं, बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन दिए गए कि आपको अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों में इसको वर्गीकृत करना है। तो यहाँ दे रखा है कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या है और क्रिस्टलीय ठोस क्या है। इस क्वेश्चन को आप खुद पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मैं इसमें ऐसा कुछ खास समझाने जैसा नहीं है जो आपको समझा पाऊँ। ओके, तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित जालकों में से प्रत्येक की एकक कोष्टिका में, एकक कोष्टिका क्या होती है आपको ये पता होनी चाहिए। एकक कोष्टिका को हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल, या फिर इसे एकक सेल भी बोलते हैं। कोष्टिका को इंग्लिश में सेल भी बोला जाता है। ठीक है, तो यूनिट सेल या एकक कोष्टिका एक ही बात होती है। उसने बोला कि निम्नलिखित में से जालकों में से प्रत्येक की एकक कोष्टिका में कितने जालक बिंदु होते हैं, यह आपको बताना है। ठीक है, और इसमें साथ में इसने आंसर दे दिया कि इसके उत्तर के लिए आप फास्ट ट्रैक रिवीजन को देखें तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको बताना है कि इसके अंदर कितने कितने जालक बिंदु होते हैं। ठीक है, कितने कितने इसके अंदर परमाणु होते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं, ये नोट्स दे रखे हैं मैंने और प्रॉपरली मैंने समझा रखा है। उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पर दे दूँगी, यहाँ से आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने ये पूरे एक्सप्लेन कर रखे हैं। मैंने सारे समझा रखे हैं। मैंने सिंपल वाला, FCC, BCC और ECC वाला, ठीक है, मैंने सारे समझा रखे हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो इसके अंदर अगर हम फेस सेंटर्ड की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है फलक केंद्रित घनीय। तो फलक केंद्रित घनीय का मतलब होता है फेस सेंटर्ड सेल, जो कि होती है आपकी FCC। इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं FCC। तो FCC में होता क्या है कि FCC में क्या होता है कि इसके अंदर वे जालक जिनमें अवयवी कण एकक सेल के 8 कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर भी होते हैं। अब आप सबको पता है, अगर हम सिंपल सेल की बात करते हैं, फेस सेंटर्ड का मतलब ये है कि उसके अंदर सिंपल सेल तो होगी ही होगी। तो सिंपल सेल में जो परमाणु होते हैं, परमाणुओं का पार्टिसिपेशन होता है, ये मैंने पहले भी समझाया था कि वो कोनों पर होता ही है। कितने पर होता है? कोनों पर होता है। और कोनों पर कितना होता है? 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8 होता है। ठीक है, और कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इंटू क्या हो गया? 8। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम फलक की बात करें तो हमारे पास जो फलक होते हैं एक सेल के अंदर, एक घन के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 6 फलक होते हैं। एक ये हो गया, एक ये आपका ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये साइड वाला, ये वाला साइड वाला, ये आगे वाला और ये पीछे वाला। तो इस तरीके से कितने फलक हो गए? 6। तो ये हो गया 1/8 प्लस कर दिया हमने। उसके बाद क्या आ गया? 6। और एक फलक पर, ये जो आपका एक फलक दिखाई दे रहा है, इस पर जो परमाणुओं का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। तो यहाँ से आंसर निकल कर आया 1 और यहाँ से आंसर निकल कर आया 3 और टोटल करके आंसर आ गया 4। तो FCC में जो जालक बिंदु होते हैं या जो परमाणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फलक केंद्रित चतुष्कोणीय। तो फलक केंद्रित चतुष्कोणीय में क्या होगा? अब जो चतुष्कोणीय होते हैं उनके अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इसमें कितने पॉइंट्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। एक्चुअली आंसर जो है वो सेम ही है। ठीक है, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। 8 कॉर्नर्स में परमाणुओं का योगदान क्या होता है? 8 × 1/8। और फेसेस के लिए क्या रहता है? फेसेस के लिए रहता है 1/2 × 6। ठीक है, तो आंसर निकल कर ओवरऑल कितना आता है? 4। तो दोनों का आंसर क्या है? 4। बस चतुष्कोणीय के अंदर क्या होता है कि A और B और C जो होते हैं वो बराबर नहीं होते। A और B बराबर होते हैं बट C इज़ नॉट इक्वल टू B। और इसके अल्फा बीटा गामा जो होते हैं, मतलब कि इसकी जो पैरामीटर्स होते हैं, जो अक्षीय कोण होते हैं, वो
90 डिग्री एंगल के होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी कितना आएगा बेसिकली 4। इसका आंसर कितना आया 4, इसका आंसर भी कितना आया 4। पर ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए आपको पूरा समझाना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आगे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतः केंद्रित। क्या है अंतः केंद्रित, जिसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड या BCC। क्या बोलते हैं अंतः केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड या फिर BCC। तो इसमें बोला गया है कि वे जालक जिनमें अवयवी कण जो होते हैं वो एकक सेल के 8 कोनों के अतिरिक्त, मतलब उसके अलावा जो होता है वो एकक सेल के केंद्र पर भी एक स्थित होता है। मतलब कि 8 कोनों पर तो हमें दिखाई दे ही रहा है कि वो जो 8 कोनों पर जो सेल के परमाणु होंगे वो होंगे ही होंगे। उसके अलावा उसके बीचों बीच, ठीक है, ये हो गया आपका सेल। इस सेल के बीचों बीच एक परमाणु रखा रहता है, उसे बोलते हैं हम अंतः केंद्रित। अंतः मतलब उसके अंदर की तरफ केंद्रित है, उसे हम अंतः केंद्रित बोलते हैं, ठीक है। तो कोनों का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, ये हो गया आपका 1/8 × 8, ठीक है। और एक कहाँ रखा हुआ है परमाणु, एक रखा हुआ है बीच में, तो 1 + 1 = कितना हो गया 2। तो इस तरीके से आपका जो ये एंड सेंटर्ड है, इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया आपका 2। तो इसका आंसर आया 4, इसका आंसर आया 4, इसका आंसर आया 2। पर ये आपको पूरा एक्सप्लेन करके देना पड़ेगा क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप सिर्फ इतना लिखकर नहीं आ सकते। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आप पीछे वाली वीडियोस भी देख सकते हैं मेरी, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इन्हें चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है फ्रेंकल दोष और शॉटकी दोष क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। इसके बाद यही क्वेश्चन अभी आपको लघु में देखने के लिए भी मिलेगा। अभी हम अति लघु पढ़ रहे हैं, उसके बाद अभी लघु में देखने के लिए भी ये क्वेश्चन मिलेगा। तो मैं आपको एक ही बार में करवा रही हूँ, आप उसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बड़ा छोटा करके लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला जो ये हम पढ़ने वाले हैं ये है आपका फ्रेंकल दोष और शॉटकी दोष क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, आपका 3rd क्वेश्चन है। तो सबसे पहले शॉटकी दोष क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जब कुछ धनायन और उसी संख्या में ऋणायन अपनी जगह से या फिर जालक बिंदुओं को छोड़ देते हैं तो वहाँ क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। सपोज कर लीजिए कि ये एक क्रिस्टल है। क्या है, एक क्रिस्टल है, ठीक है। इस क्रिस्टल में जितनी संख्या में पॉजिटिव था उतनी ही संख्या में नेगेटिव था, ठीक है। इसलिए क्रिस्टल क्या था, बराबर मात्रा में था, क्योंकि इसके अंदर बैलेंस था, क्योंकि इसके अंदर क्या था, जितनी संख्या में पॉजिटिव था उतनी संख्या में नेगेटिव था। अब हुआ क्यों, हुआ क्या, इसने बोला कि जितनी संख्या में धनायनों ने अपना स्थान छोड़ा उतनी ही संख्या में ऋणायनों ने अपना स्थान छोड़ा। सपोज कर लीजिए कि इस क्रिस्टल के अंदर 7 जो थे वो Na पॉजिटिव थे, ठीक है, और 7 ही Cl- थे, ठीक है। अब क्या किया, एक Na ने अपना स्थान छोड़ा, एक Na+ ने अपना स्थान छोड़ा, तो एक Cl- ने भी अपना स्थान छोड़ दिया। तो अब हुआ क्या, क्या अब क्रिस्टल के अंदर कोई गड़बड़ी आई, क्रिस्टल के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं आई, क्योंकि अब भी जितनी संख्या में धनायन है उतनी ही संख्या में ऋणायन है। अगर 6 धनायन है तो 6 ही ऋणायन है, तो इसलिए अब भी क्रिस्टल के अंदर कोई भी कमी नहीं आई है। तो इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है, इस प्रकार का दोष शॉटकी दोष कहलाता है। इसके अंदर जो खाली स्थान होता है, मतलब जहाँ से ये देखिए यहाँ पर पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव, और यहाँ क्या आना था, पॉजिटिव, और पॉजिटिव ने अपनी जगह छोड़ दी। तो ये जो जगह बनी है इसको हम कहते हैं रिक्तिका, इसको हम क्या कहते हैं, रिक्तिका। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद कोस ने जगह छोड़ी है फिर से नेगेटिव, इस यहाँ पर क्या बन गई, रिक्तिका। तो जितनी संख्या में धनायन ने अपनी जगह छोड़ी उतनी ही संख्या में ऋणायन ने अपनी जगह छोड़ी, तो इससे जो बन जाता है स्पेस उसको हम रिक्तिका बोलते हैं। और इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं शॉटकी दोष। तो अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, अगर अति लघु में आता है तो आप यहाँ तक लिख कर आ सकते हैं और ये डायग्राम बना के आ सकते हैं। अगर लघु में आता है तो आगे लिख दीजिए कि ये दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं जिनका आकार लगभग समान होता है, तभी वो सब बराबर संख्या में छोड़ के जा सकते हैं, तथा तापमान बढ़ाने पर इस दोष में वृद्धि होती जाती है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं NaCl, KCl, CHCl, KBr एटसेट्रा। तो इस प्रकार से आपका शॉटकी दोष खत्म होता है और ये इसका डायग्राम खत्म होता है। अब आते हैं फ्रेंकल दोष पे। अब फ्रेंकल दोष क्या होता है, फ्रेंकल दोष आपसे ये कहता है कि क्रिस्टलों में इस प्रकार के दोष तब उत्पन्न होते हैं जब कोई आयन अपने नियत लैटिस बिंदु से हट जाता है और अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। अंतराकाशी स्थान क्या होता है हम आपको समझाते हैं।
ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पेस होता है अंतराकाशीय स्थान। क्या होता है? अंतराकाशीय स्थान। इसको हम अंतराकाशीय स्थान बोलते हैं। तो कोई भी एक धनायन या ऋणायन, कोई भी एक आयन, या तो धनायन ले लो या फिर ऋणायन ले लो, वो अपनी जगह छोड़ देगा। सपोज कर लीजिए उसने यहाँ से अपनी जगह छोड़ दी और अपनी जगह छोड़कर वो कहाँ चला गया? वो यहाँ चला गया। कहाँ चला गया? वो यहाँ चला गया। ये जो इसकी जगह है, इसको हम इसका लैटिस बिंदु कहते हैं। तो इसने अपने लैटिस बिंदु को छोड़ा और वो कहाँ चला गया? इस अंतराकाशीय स्थान में चला गया, किसी भी जगह पे चला गया अंतराकाशीय स्थान में। तो इस प्रकार का दोष कहलाता है फ्रैंकल दोष, कि जब क्रिस्टलों में यह दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई आयन अपना लैटिस बिंदु छोड़ देता है और वहां से हटके अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। वह लैटिस बिंदु पर क्या बन जाती है? रिक्तिका बन जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष कहते हैं। ऐसे दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होते हैं जिनमें धनायन व ऋणायन के आकार में अंतर होता है। ध्यान रखिएगा, शॉटकी दोष तब होता है जब ऋणायन और धनायन का आकार बराबर होता है, और फ्रैंकल दोष तब होता है जब ऋणायन और धनायन के आकार में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हैं ZnS, AgCl, AgBr, AgI एटसेट्रा। ओके, इसमें से अभी आप आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। AgBr या AgCl ऐसे होते हैं जिनमें दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन है अभी आगे, अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ आपके फ्रैंकल और शॉटकी दोष जो है वो खत्म होते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, और फोर्थ क्वेश्चन आपसे ये कहता है, आपका फोर्थ क्वेश्चन आपसे कहता है कि जिन आयनिक ठोसों में, जिन आयनिक, सबसे पहले वर्ड को अच्छे से पकड़िए। ये कहता है आयनिक। आयनिक का मतलब क्या है? जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो। ठीक है, जिन आयनिक ठोसों में धातु आधिक्य दोष के कारण ऋणायनिक रिक्तिका होती हैं, धातु आधिक्य दोष, धातु की अधिकता होने के कारण ऋणायनिक रिक्तिका हो जाती हैं, वे रंगीन होते हैं। इसे उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो इन्होंने यहाँ पर इसे सोडियम क्लोराइड के एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है। इन्होंने बोला कि हम धातु आधिक्य दोष की सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के उदाहरण द्वारा व्याख्या कर सकते हैं। हम क्या समझा सकते हैं कि जब हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प के वातावरण में गर्म करते हैं, हमने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया है और हम इसे सोडियम की वाष्प के वातावरण में गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि सोडियम परमाणु जो होते हैं वो क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये क्या है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। ठीक है, यहाँ पर सोडियम, फिर क्लोराइड, फिर सोडियम, फिर क्लोराइड, इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयन जुड़े हुए हैं, और हमने इसे सोडियम की वाष्प में गर्म किया। चारों तरफ हमने क्या लगा दिया? सोडियम सोडियम सोडियम, क्योंकि हम सोडियम की वाष्प में इसे गर्म कर रहे हैं। तो अब आपसे ये बोलता है कि जब आप ऐसा करेंगे तो सोडियम परमाणु क्या होंगे? वो क्रिस्टल पर जम जाएंगे। तो इसके चारों तरफ क्या जम जाएंगे? सोडियम परमाणु। क्या जम जाएंगे? सोडियम परमाणु। और क्लोराइड आयन क्रिस्टल की सतह में विस्तृत हो जाते हैं। और क्लोराइड आयन क्या होंगे कि जो क्रिस्टल की सतह है उसके अंदर क्या हो जाएंगे? विस्तृत हो जाएंगे, उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, जो सोडियम परमाणु हैं वो तो सतह पर रह जाएंगे और वो सतह पर जम जाएंगे, और क्लोराइड क्या होंगे? वो सतह के अंदर चले जाएंगे। तथा सोडियम के साथ क्या कर लेंगे? सोडियम के साथ जुड़कर NaCl बना लेंगे। सोडियम के साथ जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे? NaCl बना लेंगे। तथा ऐसे Na+ आयन बनाने के लिए सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने से ऐसा होता है। आप सबको पता है कि NaCl से Na पॉजिटिव कब बनेगा, या Na पॉजिटिव आयन से Na कब बनेगा? कब बनेगा? जब इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे ये कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, साधारण नमक कभी कभी हमें पीले रंग का दिखाई देता है, ऐसा क्यों? तो NaCl में क्या होता है? पीला रंग जो होता है वो धातु आधिक्य दोष के कारण होता है। क्यों होता है? इसमें क्या होता है कि जिसके कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणायनिक रिक्तिकाओं को भर देते हैं। जो भी ऋणायनिक रिक्तिकाएं बनती हैं उनको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो भर देते हैं। इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो वो भर देते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तिकाओं को हम F केंद्र कहते हैं। F केंद्र क्या होते हैं ये भी हम आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से जो भी ऋणायनिक रिक्तिकाएं बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं? F केंद्र कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उत्तेजित होने के कारण प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन काफ़ी उत्तेजित होते हैं, फिर ये प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और क्रिस्टल जो होता है वो पीला दिखने लगता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे आपके पास लघु उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके 3 मार्क्स के हैं, अति लघु आपके 2 मार्क्स के हैं, बहुविकल्पीय आपके 1 मार्क्स के हैं। लास्ट वीडियो जो हमने बनाई है वो बहुविकल्पीय पे बनाई है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर 12th क्लास की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ आपको प्रॉपर ये मिल जाएगी। इसके अलावा मैं अवतार की प्रॉपर एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप वहाँ से जाकर भी प्रॉपर इसको देख सकते हैं सारी वीडियोज़ को। ठीक है, तो फ्रैंकल और शॉटकी दोष जो है वो हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। मैंने बोला था कि मैं पहले उसको ख़त्म करा दे रही हूँ, तो मैंने अभी ऊपर फ्रैंकल और शॉटकी को ख़त्म करा दिया है। ठीक है, आपको वही करना है।
इसके बाद आता है क्रिस्टल दोष क्या होते हैं, और फिर से ये फ्रैंकल और शॉटकी हमको समझाना है। तो जब भी क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल एक नियमित व्यवस्था है, ठीक है। क्रिस्टल क्या है, एक नियमित व्यवस्था है। तो जब इस व्यवस्था के अंदर, इस क्रमिक व्यवस्था के अंदर एक पूर्ण रूप से क्रम में व्यवस्था हो रखी है, क्रिस्टल क्या है, एक क्रमिक व्यवस्था है, एक क्रम में व्यवस्था हो रखी है। तो जब इस क्रमिक व्यवस्था के अंदर कोई भी अनियमितता आती है या फिर कोई भी विचलन आता है, मतलब कोई भी कमी आती है, तो वो क्रिस्टल दोष कहलाता है। वो क्या बन जाता है, क्रिस्टल दोष बन जाता है। और क्रिस्टल दोष के कारण क्रिस्टल के गुणों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ओके, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। इसके बाद इसने बोला है कि किसी क्रिस्टल के एकक कोशिका के कोर की लंबाई ज्ञात हो तो आप उसका घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर क्रिस्टल के घनत्व की गणना किस प्रकार की जाती है, संबंधित सूत्र भी लिखे। और क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का, तो आप इसे प्रॉपर लिख के आएंगे, कम से कम 1 पेज का। ओके, तो मैंने यहाँ प्रॉपर 1 पेज का ये आंसर दिया है आपको, आप इसे अच्छे से देखिए, आपको समझ आएगा। सीधा सीधा अगर न्यूमेरिकल की बात आती है तो हमें सीधा फॉर्मूला लगाना है, लेकिन यहाँ इन्होंने थ्योरी में पूछा तो हमें बताना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ कि एकक सेल का घनत्व। सबसे पहली चीज़, घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है भार अपॉन आयतन। ये हम सबको पता है कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, भार अपॉन आयतन। तो अब क्या करना है, अब हमें देखना है, पहले मैंने देखा एकक सेल का आयतन। क्या देखा मैंने, पहले एकक सेल का आयतन। तो यदि एकक सेल की लंबाई जो होती है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ हमें दिखाई देता है कि ABC क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ABC अगर बराबर हैं, A, B और C दोनों बराबर हैं, तो आयतन क्या हो जाएगा, A क्यूब हो जाएगा, क्योंकि तीनों बराबर है। और लंबाई अगर A मान ली मैंने, तो आयतन क्या हो जाएगा, A क्यूब हो जाएगा। आयतन क्या होता है, क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। इसके बाद अब हमने बोला एकक सेल का द्रव्यमान। तो पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कैपिटल M होता है, चूंकि एक परमाणु या अणु का द्रव्यमान कैपिटल M अपॉन Na होता है। Na क्या है, यहाँ पर एवोगाद्रो संख्या है, जो कि आपकी 6.022 इंटू 10⁻23। ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि पदार्थ का अणु, एक परमाणु का या अणु का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, M अपॉन Na। इसके बाद इसने बोला, अब हमें इसके बाद इसने बोला कि पदार्थ के प्रत्येक एकक सेल में उपस्थित परमाणु या अणुओं की संख्या क्या होती है, जेड। क्या होती है, जेड। रैंक ऑफ यूनिट सेल, जो कि हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं कि FCC में कितने परमाणु होते हैं, और BCC में कितने होते हैं, ECC में कितने होते हैं, सिंपल में कितने होते हैं। और विभिन्न प्रकार के घनीय सेल के लिए जेड के मान भिन्न भिन्न रहेंगे, ये आपको पता है। FCC के लिए अलग रहेगा, ये सब आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी सेल के लिए पूछा है, तो हम उसके परमाणुओं की संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। जो कि कहाँ पे लिखी जाएगी, वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद बोला गया कि एकक सेल का द्रव्यमान निकल कर आ जाएगा। तो एकक सेल का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, वो निकलेगा उपस्थित परमाणु या अणुओं की संख्या प्रति एकक सेल, जो कि है आपकी जेड, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा एक परमाणु का द्रव्यमान, जो कि है आपका M अपॉन Na, ठीक है। तो फॉर्मूला निकल करके आ गया, Z इज इक्वल्स टू M अपॉन Na। ये कुछ नहीं है, ये पीछे का पेज का छप गया है इसके ऊपर। तो ये हो गया आपका एकक सेल का द्रव्यमान बराबर क्या हो गया, एकक सेल का द्रव्यमान बराबर हो गया आपका Z इंटू M अपॉन Na। ओके, तो घनत्व क्या निकल कर आ गया, जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी, रो। तो ये रो निकल कर आ गया Z इंटू M अपॉन A क्यूब Na। ये है आपका घनत्व का फॉर्मूला, जहाँ Z इक्वल्स टू रैंक ऑफ यूनिट सेल है, M इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ एटम है, A क्यूब वॉल्यूम है, और Na एवोगाद्रो नंबर है। क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए हमें पूरा 1 पेज का इसे करके आना पड़ेगा, हम इससे शॉर्ट इसे नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद आपके यहाँ पर जो ख़त्म होते हैं वो आपके ख़त्म होते हैं लघु उत्तरीय के, ये जो आपके फर्स्ट टाइप दे रखा था, इसमें लघु उत्तरीय को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, लघु उत्तरीय 1 और 2। तो ये लघु उत्तरीय 1 ख़त्म होता है, अब हम लघु उत्तरीय 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो लघु उत्तरीय 2 में एक क्वेश्चन है जो कि आपसे ये कहता है कि निम्न पदों को उदाहरण सहित समझाइए। पहला है अंतराकाशी दोष और दूसरा है F केंद्र। मैंने इसीलिए आपसे बोला था कि F केंद्र भी आगे आएगा, ठीक है। अब अंतराकाशी दोष क्या होते हैं, ये है आपके अवतार की लैंग्वेज, मैं समझाती हूँ आपको अपनी लैंग्वेज। तो अंतराकाशी दोष क्या होते हैं कि जब जालक में कुछ अवयवी कण अपना स्थान छोड़ देते हैं और अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं, तो इसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। पहले भी अभी मैंने आपको जस्ट समझाया था कि जब क्रिस्टल है और क्रिस्टल में जो ये स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पर Na है, यहाँ पर Cl है, तो ये जो स्पेस बचा हुआ है इसे हम अंतराकाशी स्थान बोलते हैं। अभी मैंने ऊपर समझाया था कि अंतराकाशी स्थान क्या होता है। तो जब जालक में से कोई भी अवयवी कण अपना स्थान छोड़ देता है और वो अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, तो इस प्रकार का जो दोष होता है उसको हम अंतराकाशी दोष बोलते हैं। किस टाइप के क्रिस्टल्स में पाया जाता है, इसके एग्जाम्पल्स आप लिख दीजिए, ठीक है। और किस टाइप का दोष हो जाता है वो भी आप लिख दीजिए। फ्रैंकल दोष इसका एग्जाम्पल है। फ्रैंकल दोष के अंदर यही होता है, फ्रैंकल दोष के अंदर अंतराकाशी स्थान में अवयवी कण जो होते हैं वो चले जाते हैं, तो फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो अंतराकाशी दोष का एग्जाम्पल है। ओके,
इसके बाद आता है आपका ये है आपका एफ केंद्र। तो एफ केंद्र पे दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन दे दिया। एक तो धातु आधिक्य दोष भी एफ केंद्र के ऊपर ही आता है, एफ केंद्र धातु आधिक्य दोष भी है, और साथ में ऋणायनों की अनुपस्थिति के कारण जो क्रिस्टल में दोष आते हैं वो भी एफ केंद्र ही कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जब कोई ऋणायन अपने स्थान से हट जाता है, जब भी कोई ऋणायन अपने स्थान से हट जाता है तो कुल धातु आयन का अनुपात बढ़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई ऋणायन जगह छोड़ देगा, जब कोई ऋणायन चला जाएगा तो अनुपात किसका बढ़ जाएगा, अनुपात धनायन का बढ़ जाएगा। तो धातु आयन का जो अनुपात है वो बढ़ जाता है तथा ऋणायन हटने से बने छिद्र पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब जब ऋणायन हटेगा, सपोज कर लीजिए यहाँ पर देखिए Na के बाद Cl आना था, तो Cl ने अपनी जगह छोड़ दी। तो Cl जब अपनी जगह छोड़ देता है तो वहाँ पे उदासीनता बने रखने के लिए, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए या बैलेंस होने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, क्योंकि नेगेटिव गया है ना तो फिर नेगेटिव भी आना पड़ेगा। तो नेगेटिव क्या आता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इलेक्ट्रॉन आने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आने से छिद्र पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिससे विद्युत उदासीनता बनी रहती है। इलेक्ट्रॉन से भरी इस जगह को या इस रिक्ति को या फिर इस छिद्र को हम एफ केंद्र कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एफ सेंटर या फिर एफ केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसके कारण क्रिस्टलों में रंग आ जाता है। ये NaCl और KCl इसका एग्जाम्पल है। अभी मैंने आपको इससे पहले एफ केंद्र का क्वेश्चन बताया था और मैंने आपको यहाँ बोला था, यहाँ पर इसने क्या बोला था कि NaCl में पीला रंग धातु आधिक्य दोष के कारण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऋणायन जो होते हैं वो अपना स्थान छोड़ देते हैं और ऋणायन के कारण क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है, और वहाँ पर क्या आते हैं, नेगेटिव की जगह पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। आप सेम आंसर उठा के वहाँ पे लिख सकते हैं और उससे क्या होता है कि जो क्रिस्टल होता है वो पीला दिखने लगता है, क्योंकि उसमें वहाँ पर कलर आ जाता है। तो इस तरीके से ये आपका एफ केंद्र कंप्लीट होता है और साथ ही में आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन तक अवतार का ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर जो होगा वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी, सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आंसर समझ में आए होंगे, एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। आगे की वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लिंक्स आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे, और बाकी के जो चैप्टर के लिंक्स हैं वो मैं आपको नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, वहाँ पर भी मैं आपको लिंक्स दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और पढ़ते रहिए, साथ में अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए और क्या करते रहिए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।